विपक्ष संसद में चीन पर चर्चा चाहता है। आप सुन रहे होंगे रोज चीन 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 चल रहा है विपक्ष का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर बोलने के लिए कह रहा है। कुछ नेताओं ने इसमें नेहरू का भी उदाहरण दे दिया कि कैसे नेहरू ने चीन के मामले में संसद में एक के बाद एक जवाब दिए थे, एक एक बात का जवाब दिया था। वो क्या गिना रहे हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूं। संसद में नेहरू जी का नाम ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि 16 अगस्त 1961 से लेकर 12 दिसंबर 1962 वो गिना रहे हैं कि इसके बीच में 16 महीने जो ये हुए, इन 16 महीनों में नेहरू जी ने 30 से ज्यादा बार 30 बार जवाब दिया। जवाब दिया किस पर दिया? चीन पर। किसने दिया? नेहरू जी ने 30 बार। वो ये गिना रहे 200 पन्नों के बराबर जवाब दे दिया। जब नेहरू जी दे रहे थे तो आज मोदी जी क्यों नहीं देंगे? लेकिन इससे आज की तुलना नहीं हो सकती बॉस। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब नेहरू संसद में लगातार जवाब दे रहे थे तो उससे पहले यानी 1959 से ही सीमा पर झड़पें चल रही थी। तो 1959 से झड़प चल रही थी और नेहरू जी ने जवाब देना 1961-62 में शुरू किया। तो 2 साल उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, झड़प चलती रही। बोला कब? जब चीन पर नीति को लेकर नेहरू की बहुत आलोचना होने लगी, भयंकर आलोचना हुई, तो उन्हें अपने इमेज की चिंता हुई। उनको लगा अब तो युद्ध सामने खड़ा हो गया, तब बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही बोल रहे थे, अपनी छवि बचाने के लिए बोला। और नेहरू के पास प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय भी था, यह भी याद रखिए, इसलिए भी वो बोल रहे थे। यानी तब की स्थिति अलग थी और इसे आज के हालात से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आज टकराव जरूर है लेकिन 1962 जैसी युद्ध की स्थिति नहीं। आज के हालात में सीमा पर भारत की मजबूत तैयारी भी है, जबकि 1962 में भारत की मजबूत तैयारी नहीं थी। और तब से आज में सबसे बड़ा अंतर यह है कि तब नेहरू थे, आज नरेंद्र मोदी हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी नेहरू नहीं है और ना वो नेहरू जी वाली गलतियां करते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नेहरू से ही एक तरीके से सीख लिया है कि चीन के मामले में क्या गलती नहीं करनी है और क्या नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, कैसे सीखा, यह अभी आपको बताऊं। भाई ये तो सबको पता है कि नेहरू ने कैसे चीन पर भरोसा किया और कैसे इस भरोसे के बदले में चीन से धोखा खाया। लोग समझाते रहे, पटेल साहब समझा के गए, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन नेहरू तो सुन नहीं रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। चीन दोस्त चल रहा था। चीन ने आया, छुरा भोग दिया पीछे से कटप्पा जैसा। यह बात खुद संसद के अंदर नेहरू ने भी मानी थी कि उन्होंने गलत किया, चीन को दोस्त मान। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू जिस तरह से संसद में चीन के मामले में बोलते थे वैसे ही अब नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, उन्हें आज ये बताना चाहता हूं कि नेहरू अपनी ढुलमुल नीतियों की वजह से इस तरह के दबाव में आ गए थे कि उन्हें बार बार बयान देना पड़ रहा था। वरना बोलना होता तो 1959 से बोल रहे होते ना, नहीं बोल रहे थे। लेकिन इतना प्रेशर में आ गए, गलती पे गलती कि बोलना पड़ा अपनी छवि बचाने के चक्कर में। और उन्होंने जो बयान दिया उससे देश का नुकसान ही कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से नेहरू जी से सीखा है कि नहीं बोलना है भाई, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि नेहरू जी ने जो बोला उन्होंने देश का कैसे नुकसान किया, अब आपको यह भी बताता हूं। जैसे 12 अक्टूबर 1962 की बात है, युद्ध से, चीन से जो युद्ध था वो शुरू होने के 8 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं। तब नेहरू चेन्नई यानी तब के मद्रास से श्रीलंका जा रहे थे और एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे चीन से झड़प पर सवाल किया तो नेहरू जी वहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों को क्या बोले पता है? कि उनकी सरकार ने भारतीय सेना को कह दिया है कि वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में अपनी जमीन को आजाद कराएं और ये कब होगा ये हमने सेना पर छोड़ दिया। ये कह रहे कि हमने बोल दिया छोड़ा लो, एयरपोर्ट पे खड़े होकर, क्योंकि तब तक प्रेशर बन रहा था। तो वहां बोल दिया इन्होंने कि हमने बोल दिया छुड़ा लो। अब चीन ने सोचा इसका मतलब ये अटैक करेंगे, उनको क्या पता ये अपनी छवि सुधारने के लिए बोल रहे हैं। तब चीन के रवैये के खिलाफ और चीन पर नेहरू की नीतियों को लेकर देश भर में गुस्सा था और नेहरू ने चीन को अग्रेशन दिखाने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए देखो मैं कितना अग्रेसिव हूं, ऐसे बयान दे दिए जो आमतौर पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देता। एयरपोर्ट पर खड़े होकर कोई बोलता है एयरपोर्ट पर खड़े होकर कि मैंने सेना को बोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी तो क्या बोल दिया था कि मैंने बोल दिया, जाओ जाके ठोक दो।
वो सुबह उठे तब हम लोग पत्रकारों को भी बाद में पता चला कि स्ट्राइक हो गई। नेहरू जी एयरपोर्ट पे बोल दी। कोई भी बड़ा नेता इस तरह के बयान देने में सावधानी रखता है जबकि तनातनी चल रही। नेहरू ने 12 अक्टूबर 1962 को जो बोला उसको चीन ने अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया और दुनिया को बताने लगा कि असल में आक्रमणकारी तो भारत है, भारत युद्ध छेड़ने वाला है। उसने बोलना शुरू कर दिया। 14 अक्टूबर 1962 को चीन के अखबार चाइनाज पीपल्स डेली में नेहरू के 12 अक्टूबर 1962 वाले बयान को कोट करते हुए लिखा गया कि जल्दी भारत चीन पर हमला करने वाला है। उसने माहौल बना लिया, यूज कर लिया नेहरू जी के बयान का। इसलिए ऐसे मुद्दों पर सोचकर बोलना चाहिए। और जो मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी से ही सीख रहे हैं कि क्या नहीं बोलना। वो समझ रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं बोली जाती भाई, कि हम चीन पे क्या करने वाले हैं, हम पाकिस्तान पे क्या करने वाले हैं। एयरपोर्ट पे खड़े होकर नहीं बोला जाता है, संसद में खड़े होकर सबको पूरी डिटेलिंग नहीं दी जाती। नेहरू ने जो बयान दिया उसके 2 दिन बाद चीन के अखबारों में वो छपा और फिर 20 अक्टूबर को यानी नेहरू के बयान के 8 दिन बाद चीन ने फुल स्केल युद्ध छेड़ दिया। उसको तो मौका मिल गया कि हम नहीं करेंगे तो ये हमारे यहां घुस जाएंगे। नेहरू के सबसे खास और उस वक्त नेहरू के बाद नंबर 2 यानी तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, जिन्हें चीन युद्ध में हार का विलेन माना जाता है, उन्होंने भी नेहरू की तरह ही एक के बाद एक बयान दिए। 14 अक्टूबर को वीके कृष्ण मेनन ने बेंगलुरु में कह दिया कि भारत घुसपैठिए चीन को नेफा इलाके से बाहर करने को तत्पर है। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, तो चीन ने माहौल बना दिया कि भैया देखिए ये दोनों लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो है हम पर हमला कर देंगे। इन्हीं बयानों से चीन को मौका मिल गया और वो भारत पर हमला भी कर दे और दुनिया को भी ये भी बताए कि धमकियों की शुरुआत तो भारत ने की थी, देखो इन्होंने किया, हमने तो सेल्फ डिफेंस में हमला किया। चीन तो पहले ही हमले की तैयारी करके बैठा था और उसे ऐसे ही मौकों और ऐसे बयानों के बहाने की तलाश थी। और तब नेहरू और उनके साथी खुद की इमेज बचाने में ऐसे उलझे थे कि उन्हें यह नहीं लगा कि ये बयान कितने डेवेस्टेटिंग हो सकते हैं, कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। एक वक्त था जब नेहरू को लगता था कि चीन के मामले में उनकी शांतिप्रिय नीति ही काम आई और उनके नरम रुख से चीन मान जाएगा। लेकिन जब चीन के मामले में नेहरू सालों से जो कर रहे थे उसमें वो गलत साबित हो गए और चीन ने धीरे धीरे घुसपैठ करते हुए युद्ध छेड़ दिया, तो नेहरू अपनी छवि बचाने में जुट गए। सच यह है कि जो नेहरू चीन के मामले में अपनी आलोचनाओं को बचकाना और अज्ञानता बताते थे, जो लोग आज बता रहे हैं नेहरू जी ने कितनी चर्चा की, वो ये नहीं बताते कि जब उन पे इनिशियल डेज में होता था कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो कहते थे ये तो बचकानी आलोचना है, इनको नहीं पता, अज्ञानता है। वो बाद में संवेदनशील समय जब आया, जब ये सब नहीं बोलना था, सब कुछ खुलकर बताने के लिए आतुर हो गए। जब बताना था तब बोले कि ये बेकार की बात है, और जब नहीं बताना था तो खुल के बोलने लगे, क्योंकि उन्हें देश को यह जताना था कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जबकि कांग्रेस के ही कुछ नेता इससे नेहरू को रोक रहे थे, फिर भी नेहरू नहीं मान रहे। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। नवंबर 1962 में जब युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तब नेहरू ने संसद में नेशनल इमरजेंसी लागू करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। उस समय कांग्रेस के जोधपुर से सांसद लक्ष्मीमल सिंघवी थे, अभिषेक मनु सिंघवी है ना उनके पिताजी। उन्होंने लोकसभा में 8 नवंबर 1962 को यह कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव दिया था कि नेशनल इमरजेंसी पर विचार करने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाए। विपक्ष के भी कई नेता इस सुझाव से सहमत थे। वो कह रहे हैं कि सीक्रेट मीटिंग, लेकिन सिंघवी के इस बयान पर नेहरू ने लोकसभा में क्या जवाब दिया आपको पता है? उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे कुछ सांसदों की रिक्वेस्ट मिली, जिस पर गहनता से विचार करने के बाद लगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीक्रेट सेशन के लिए सही समय नहीं है। सदन के सामने जो मुद्दा है वो देश हित के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में सीक्रेट सेशन की मांग करने से देश पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद चीन की आक्रामकता पर लोकसभा में करीब 1 हफ्ते बहस चली और इस दौरान 165 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया और सैन्य तैयारियों की कमी के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया। इस दौरान नेहरू ने सदन में बार बार कहा कि वो सीमा विवाद के मुद्दे पर एक एक डिटेल संसद के सामने पेश करें। युद्ध चल रहा है और संसद में डिटेलिंग चल रही है कि हमारे पास कितने हथियार कम हैं, हमारे पास कैसे सैनिकों को दिक्कत हो रही है, सरकार कैसे कम रह गई है। सरकार बैठ के सदन में बता रही है कि नहीं नहीं हमने सब कर दिया है, पूरी डिटेलिंग। चाइना सुन रहा है, उधर युद्ध चल रहा है, इधर डिटेलिंग पे बहस चल रही है। इसीलिए वो कह रहे थे सिंघवी साहब कि ये सीक्रेट में मीटिंग कर लेते हैं। नहीं, नेहरू जी को देश को बताना था कि देखो हम किस तरह से युद्ध लड़ रहे हैं। आप ये भी ध्यान में रखिए कि वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था।
1962 के दौर में सदन में होने वाली बहस सीमित रहती थी, लेकिन आज के हालात अलग हैं। आज सोशल मीडिया पर किसी के भी बयान को काट छाट कर दिखाया जाता है, उसके मीम बनाए जाते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर कई वर्जन सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। इसलिए अगर सीमा के संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक बहस होगी तो उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अगर चीन जैसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता भी है तो सीक्रेट सेशन में इस पर बात हो सकती है। इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सकता है। और रक्षा मंत्री ने जवाब दिया भी है। आपको 1962 का एक और उदाहरण बताता हूं। चीन युद्ध खत्म होने के ठीक एक दिन पहले नेहरू जी ने 20 नवंबर 1962 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक भाषण दिया, जिसमें नेहरू जी ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के हमले का जिक्र किया। चीन की बड़ी सेना नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मार्च कर रही है, ये नेहरू जी कह रहे हैं। वालोंग और से ला में हमें नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं और आज नेफा का एक छोटा सा टाउन बॉन्डी लॉ हमने खो दिया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक घुसपैठियों को भारत से बाहर न कर दें। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, खास तौर पर असम के नागरिकों से, जिनके लिए इस समय मेरा दिल रो रहा है। जिस समय नेहरू जी ने यह भाषण दिया था उस समय तक चीन ने असम पर हमला किया भी नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू के इस भाषण का उस समय असम के लोगों पर क्या असर पड़ा ये सुनिए। नेहरू जी की स्पीच के बाद असम के तेजपुर में पैनिक फैल गया। तेजपुर में लोगों को लगने लगा कि यहां भी चीन हमला करने वाला है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका दिल असम के लिए रो रहा है तो वो घबरा गए। तेजपुर जो अरुणाचल प्रदेश से 154 किलोमीटर था, वहां से आम लोग पलायन करने लगे। तेजपुर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने जरूरी कागज और करेंसी नोट जला दिए। नेहरू ने अपने भाषण में यह नहीं कहा था कि चीन असम पर भी हमला करने वाला, लेकिन नेहरू ने जिस तरह से कहा कि वो असम के लोगों के लिए चिंतित हैं, उनका दिल असम के लिए रो रहा है, उससे यह मैसेज गया कि असम सुरक्षित नहीं है। लोग घबरा गए। अब प्रधानमंत्री का काम लोगों को पैनिक मोड में लाना होता है या पैनिक मोड से बचाना होता है? आप सोचिए। कूटनीति में बॉस एक एक शब्द की वैल्यू होती है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी से ही सीख रहे हैं कि क्या नहीं बोलना है। जो उन्होंने बोल बोल के किया, उसी से वो नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है सीखे हैं कि क्या नहीं बोलना है। अच्छा, ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहस की मांग ठुकराई गई। मनमोहन सिंह के जमाने में भी कई बार ऐसा हो चुका है। आपको कुछ उदाहरण याद दिलाता हूं। 6 मार्च 2007 को राज्यसभा के 210वें सत्र के दौरान सांसद सुनील कुमार महतो पर हुए नक्सली हमले के मुद्दे पर सरकार के बयान पर कोई बहस नहीं हुई, बस बयान आया, हो गया। 26 नवंबर 2007 में 212वें सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट पर बहस पर रोक लगी थी। 12 मार्च 2009 में 215वें सत्र के दौरान मुंबई हमले पर फॉलोअप बहस पर रोक लगा दी गई थी। 18 फरवरी 2009 में 215वें सत्र के दौरान श्रीलंका की स्थिति पर सवाल उठाने पर रोक लगी थी। इन मुद्दों को संवेदनशील बताया गया और यही वजह थी कि इन पर सरकार के बयान पर सवाल उठाने या बहस की मांग को नहीं माना गया। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? लेकिन अभी माहौल ऐसा बना दिया जा रहा है कि भाई देश में ऐसी सरकार आ गई जो कुछ नहीं बताती, पता नहीं क्या क्या छुपा रही। खुद चीन के मामले में मनमोहन सिंह की सरकार में क्या होता था भाई, इसकी याद तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिलाई, जो खुद अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में जब हम विपक्ष में थे और बॉर्डर के विषय को उठाया था, तब प्रणब दादा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाकर कहा था कि भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, उसे उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए। 2008 में चीनी राष्ट्रपति जब भारत आए थे तब भी हमने चर्चा की मांग की, तब भी यही कहा गया। आडवाणी जी उस वक्त विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस पर हामी भरी थी कि इसे बिना उजागर किए सुलझाया जाए। आज पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से 2 मिनट के लिए मिले तो वहां क्या बात हुई, एक एक डिटेल बताइए। आज वही कांग्रेस बार बार इसे चर्चा में लाने की मांग कर रही है। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसी वजह से यूपीए सरकार के दौर में चीन पर सार्वजनिक बहस नहीं हुई थी और अब भी सार्वजनिक बहस नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, सदन को आश्वस्त किया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि तवांग के मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि सीमा पर सैनिकों की पिटाई हो रही और सरकार सो रही। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा था कि ये बाहर शेर की तरह बात करते हैं, अंदर चूहे की तरह काम करते हैं। जो नेता आज इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे ये होते तो युद्ध ही छेड़ देते, उन्होंने अपने राज्य में बॉर्डर पर सालों तक सड़कें नहीं बनाई बॉस।
क्योंकि इनको चीन के खिलाफ बेस्ट डिफेंस लगता था कि वहां कुछ करो मत वरना वो हम पर चढ़ाई कर देगा। नाराज हो गया चीन तो क्या होगा। जो खुद इस मोड में रहते थे वो दूसरे को बता रहे हैं कि आज चीन जो है वो झड़प कर ले और भारतीय सैनिक पीट के भी भेज दे तो तुम चीन में घुस जाओ और वहां सीधा युद्ध कर दो। सुनिए 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने खुद सदन में क्या कहा था। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. Admit that. रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर बता रहे हैं कि हमने जानबूझकर वहां पर जो है चीन जो है वो अग्रेसिव ना हो जाए इसलिए सड़कें नहीं बनाई और इसलिए चीन हमसे आगे निकलता चला। और वो आज कह रहे हैं कि बस घुस जाइए, चीन से लड़िए। वो बता रहे हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए, जो लोग बॉर्डर पर कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पूर्वोत्तर का बता, नरेंद्र मोदी ने नीति बदल दी फिर भी उनको गाली दे रहे हैं। चीन क्यों परेशान है? 2 साल से एलएसी पर चीन के साथ टकराव की वजह क्या है? क्योंकि वहां भारत का अग्रेशन दिखने लगा है कि भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चीन बोलता रहता है लेकिन हम बनाते रहते हैं। 2022-23 में 2022-23 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका बजट 2500 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड 40% बढ़ा दिया और 3500 करोड़ कर दिया। बनाओ बॉर्डर पे सड़क। कैसे नहीं बनेगा? बनाओ, देखते हैं चीन क्या करेगा। 40% जिसने बजट बढ़ा दिया उसको कह रहे हैं कि चूहे की तरह छुपा रहता है। पिछले 5 साल में एलएसी पर बीआरओ ने 2089 किलोमीटर की सड़क बनाई है 5 साल के अंदर बॉर्डर पर। 2021 में एलएसी से जुड़े राज्यों में 102 सड़कें और ब्रिज बनाकर कंप्लीट भी कर दिए गए। मैंने आपको यह भी बताया कहां राफेल खड़ा है, कहां पर क्या तैयारी है। बस कहीं पर तो देश नाम की एक चीज होती है, उसको आगे रखना पड़ेगा ना। हर चीज में तो कुर्सी नहीं हो सकती।